ध्यान दिया जाए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, क्लियर करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये पढ़ाए थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखो तो, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहे थे, क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट। चलो बोलो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। सही है, बैठो। हम लोग को बताया गया था बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, एक तो हम लोग का नॉर्मल 9th-10th का डेफिनेशन था, नहीं, जो हम लोग को बताया गया था कि वह ताप, जिस ताप पर कोई भी द्रव्य वाष्प में बदलना शुरू कर देता है, वह ताप, जिस ताप पर कोई भी द्रव्य वाष्प में बदलना शुरू कर देता है, उस ताप को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। यही हम लोग बोले थे। दूसरा डेफिनेशन हम लोग ये बताए थे कि वह ताप, जिस ताप पर किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, नहीं यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को बताया गया था, पिछले क्लास में बताया था कि नहीं बताए थे, बताए थे। चलो, तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। चलो अगले पॉइंट पे तो आ जाए, देखो तो क्या लिखा हुआ है, अगले पॉइंट थोड़ा पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, किसी भी द्रव्य का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। नहीं, किसी भी द्रव्य का क्वथनांक कौन सी पे डिपेंड करता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। ठीक, अब समझो इस बात को, थोड़ा देखो तो, यहां पर हम लोग एक बर्तन लिए और इस बर्तन में ध्यान से देखो कि यहां पर हम लोग पानी लिए हैं, वाटर, यहां पे हम लिए हुए हैं वाटर। ठीक, अभी ये जो पानी हम लोग लिए हुए हैं, ये मान लो कहां पर लिए हुए हैं, नॉर्मल प्लेस यानी मैदानी क्षेत्र में। कहां पर, मैदानी क्षेत्र यानी कि नॉर्मल प्लेस। अभी हम लोग जो बिहार में यहां पे रह रहे हैं, ये कौन सा एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, नहीं, तो ये मैदानी क्षेत्र में हम लोग ये पानी लिए हुए हैं। अभी इस पानी पर जो प्रेशर लग रहा है, नहीं, वायुमंडल में गैस होते हैं, इन गैसेस के द्वारा पानी पर यहां जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर कितना लगता है, 1 atm। तो आप जानते हैं 1 atm प्रेशर लगता है, उस समय पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है, तो हम बताए थे कि पानी के मॉलिक्यूल का प्रेशर, अभी पानी के मॉलिक्यूल का प्रेशर जब वो द्रव्य अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है, इस समय इसका प्रेशर कितना है, 0.2 atm है। कितना है, 0.2 atm है, जब द्रव्य अवस्था में है तब। अब इस पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इसका ताकत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब इसका ताकत जो है धीरे धीरे 0.2 से 0.3 हुआ, 0.4 हुआ, 0.5 हुआ, करते 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 हीट करते गए, इसका ताकत जैसे ही 1 atm के बराबर होगा, इसका ताकत जैसे ही कितना हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा, यानी वायुमंडलीय गैसों के बराबर हो जाएगा। ये पानी अब द्रव्य अवस्था में नहीं रहेगा, ये कौन से अवस्था में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, बदलेगा नहीं। जैसे ही किसी द्रव्य का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, नहीं, वायुमंडलीय गैसों के दाब के बराबर हो जाता है, ये द्रव्य कौन सी बदल जाता है, गैस में बदलता है। तो पानी के प्रेशर को 0.2 atm से हमको अगर 1 atm के बराबर करना है, तो पानी को कितना गर्म करना पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही क्या कहलाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे, कोई पूछता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, कब, जब पानी के ऊपर प्रेशर लग रहा हो 1 atm का, तब। दिक्कत है, हम यहां क्या बोल रहे हैं, हम यहां बोल रहे हैं कि जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा जब जल पर लगने वाला दाब, जब जल पर लगने वाला
वायुमंडलीय दाब, जब जल पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब कितना होगा जी? 1 एटीएम होगा। जल पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होगा, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये बताओ, हम सेम एग्जांपल अब यहां ले रहे हैं। वही बर्तन यहां पर ले लिए, नहीं वही पानी यहां पर ले लिए, नहीं अभी भी आपका ये वाटर है, लेकिन अब इस वाटर को, इस पानी के बर्तन को लेकर आप चले गए ऊंचाई पर, पहाड़ी क्षेत्र में। कहां चले गए? हम लोग चले गए पहाड़ी क्षेत्र में। कहां पर आ गए? पहाड़ी क्षेत्र में। ध्यान रखना है, माउंटेन पे चले गए, ध्यान रखना है। अब इस पर लगने वाला प्रेशर 1 एटीएम रहेगा कि 1 एटीएम से कम हो जाएगा? 1 एटीएम से कम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, लगने वाला प्रेशर, हम लोग के ऊपर लगने वाला वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया दाब घट जाता है। तो यहां पर अब पानी पर जो प्रेशर लग रहा है वायुमंडल के गैसों के द्वारा, वो कितना लग रहा है? 0.8 एटीएम। कितना लग रहा है? 0.8 एटीएम का प्रेशर अब लग रहा है। ठीक, अब ये बताओ, यहां पर जो पानी है, अभी इसका ताकत, अभी इसका प्रेशर कितना है? 0.2 एटीएम है। बताए थे जब पानी द्रव अवस्था में हो तो उसका प्रेशर कितना? 0.2 एटीएम। अब ये बताओ, इस पानी के कण को अब अगर वेपर में बदलना है, तो इस पानी के कण को वेपर में बदलने के लिए अपनी ताकत को 0.2 से 1 एटीएम करना है कि 0.2 से 0.8 करना है? 0.8 करना है। तो अगर 0.2 से 0.8 करना है, तो यहां पर जो पानी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देंगे, यानी जो टेम्परेचर देंगे, वो 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, 100 से कम देंगे, 100 से कम देंगे, क्योंकि यहां पर अब इसको 0.2 से 0.8 तक पहुंचना है, जबकि यहां पर पहुंचना था कहां से? 1 एटीएम से। कहां पर? सॉरी, 0.2 एटीएम से 1 एटीएम पहुंचना था। तो सोचो, 0.2 से 1 एटीएम पर पहुंचना था, तो कितना प्रेशर देना पड़ेगा? 0.8 प्रेशर देना पड़ेगा, 0.8 ताकत इसको देना पड़ेगा, यानी उतना हीट देना पड़ेगा कि इसकी ताकत 0.2 से बढ़कर कितना हो जाए? 1 एटीएम। ठीक, यहां पर सोचो, पहले ताकत कितनी थी? 0.2, 0.2 से करना कितना है? 0.8 करना है। नहीं, तो यहां पर कम ही एनर्जी देंगे, तो यह द्रव्य वाष्प में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो ध्यान ये रखना होगा कि यहां पर जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया गया, तो वो पाया गया 80 डिग्री सेल्सियस। कितना पाया गया? 80 डिग्री सेल्सियस। बोलो, दिक्कत है? नहीं, सेम कहानी। ये देखो, यही पानी हम लोग, सेम पानी यहां पर फिर ले लिए, यहां पर ले लिए। यहां भी आपका जो पानी है वाटर, जैसे हम लोग वहां पर लिए, यहां भी वही है। अब यहां पर जो वायुमंडलीय दाब है वो हम बढ़ा के कर दिए 1.2 एटीएम। कितना कर दिए? 1.2 एटीएम। नहीं, अब यहां पर इस बर्तन में, यहां जो गैस है, इस बर्तन में यहां जो गैस है, ये गैस इस पानी पर प्रेशर लगा रहा है, कितना का? 1.2 एटीएम का। चलो, ये जो पानी के कण हैं, इन पानी का कणों का पहले ताकत कितना होता है? 0.2 एटीएम। अब इनको 0.2 एटीएम से कितना पर जाना है? 1.2। नहीं, तो बताओ, टेम्परेचर 100 डिग्री देना पड़ेगा, 100 डिग्री ज्यादा देना पड़ेगा? 100 डिग्री से ज्यादा देना पड़ेगा, तब इनकी ताकत 1.2 एटीएम के बराबर होगी। तो यहां पर जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेक किया गया, तो ये कितना मिला? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला। कितना मिला? 120 डिग्री सेल्सियस हम लोग को मिला। ये समझ में आ रहा है? देखिए, तो ये जो हम लोग लिए हुए हैं, ये कहां पर लिए हुए हैं? कुकर के अंदर। नहीं, कहां लिए हुए हैं? कुकर। ध्यान रखना है। तो सोचो,
आप एक बर्तन लिए, उस बर्तन में पानी को लिए, नहीं, और मैदानी क्षेत्र पर हैं, तो मैदानी क्षेत्र पे पानी पर लगने वाला प्रेशर कितना है? 1 atm। उस समय पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। उसी पानी को लेकर हम पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, वहां पे प्रेशर कम हो गया, कहां हो गया? कम हो गया, 0.8 atm। तो उसी पानी का बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस। इसी पानी को आप कुकर में डाल दिए, प्रेशर कुकर में, नहीं, और बंद कर दिए, तो प्रेशर कुकर के अंदर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना का होता है? 1.2 atm का। तो यही पानी का बॉइलिंग पॉइंट अब कितना होगा? 120 डिग्री सेल्सियस। होगा कि नहीं होगा? इसमें दिक्कत है? नहीं। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंजेबल है कि नहीं है? है। नहीं, ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है? वायुमंडलीय दाब पर। यह वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे बढ़ेगा, नहीं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस बात को तो हम सभी द्रव्य के लिए लागू कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कोई भी द्रव्य पर, नहीं, किसी भी द्रव्य का जो क्वथनांक है ये किस चीज पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर। जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक भी बढ़ेगा। नहीं, यानी द्रव्य का क्वथनांक और वायुमंडलीय दाब में सीधा संबंध है। क्या संबंध है? सीधा संबंध। वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो द्रव्य का क्वथनांक भी बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, इसमें दिक्कत है। अब यही आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा, यहां पर, नहीं, यहां से क्वेश्चन को पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? तो क्वेश्चन पूछा गया कि कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है क्यों? नहीं, यहां पर पूछा गया कि कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है। कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है क्यों? यह पूछा गया। नहीं, तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? कोई बता सकते हैं? चलिए खड़ा होके, खड़ा होइए, बोलिए। सही है, बैठिए। इसी बात को हम थोड़ा और सजा के बोलते हैं। नहीं, ऐसे ही बोलना है। कुकर के अंदर का वायुमंडलीय दाब, नहीं, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है, अर्थात 1.2 atm के बराबर होता है। कितना होता है? 1.2 atm के बराबर होता है, जिसके कारण, हाँ, नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये 0.2 फिक्स नहीं है कि पानी का जो वाष्प दाब होता है द्रव्य अवस्था में 0.2 होता है, नहीं, ये फिक्स नहीं है। 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 1 atm से कम होगा, ये पक्का है। नहीं, लेकिन कुकर के अंदर का प्रेशर 1.2 atm होता है, फिक्स है। ठीक, अब चलो ध्यान सुनो। हाँ, हाँ, काहे कि जान रहे हैं कुकर जो है ना, जैसे हम लोग बाकी जो बर्तन बात कर रहे थे वो सब बर्तन को हम क्या करते थे? ओपन छोड़ दे रहे थे, ओपन, तो उससे वायुमंडलीय गैसों का प्रेशर लगता है। लेकिन जो कुकर है उसका कहानी कुछ और है। नहीं, कुकर के अंदर ढक्कन क्या किए? बंद कर दिए। नहीं, तो कुकर के अंदर जब ढक्कन को हम बंद कर देंगे तो थोड़ा सोचो, जब हम पानी को गर्म करेंगे, नहीं, थोड़ा सा बैठो, हम समझा देते हैं। देखो, पहले इस पॉइंट को समझ लो। देखो, तो इनका क्वेश्चन क्या है कि सर कुकर को मान लीजिए हम यहां पर अभी रखे हैं मैदानी क्षेत्र पर, तो यहां बोल रहे हैं कि प्रेशर 1.2 atm। इसी कुकर को अगर लेकर हम पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं तो क्या वहां भी प्रेशर 1.2 atm ही रहेगा? तो हाँ, उतना ही रहेगा। सोचो कैसे है, ध्यान समझो। देखो, तो मान लो ये कुकर है तुम्हारा, नहीं, और इस कुकर के अंदर तुम पानी लिए हुए हो। ठीक है, 1 2 3 4, क लेयर पानी है? 4 लेयर। ठीक, अब ध्यान समझो, यहां पर जो वायुमंडलीय गैस है, मान लो अभी इसमें वायुमंडलीय गैस है, ये वायुमंडलीय गैस मान लो कि इस पर प्रेशर लगा रहा है 1 atm का। कितना लगा रहा है? 1 atm का। हम कुकर को बंद कर दिए, तो जब कुकर को बंद करेंगे तो कुकर के अंदर पानी भी रहेगा
और कुछ वायुमंडलीय गैस रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो अभी कुकर के जो पानी है, इस पानी पर प्रेशर कितना लग रहा है, 1 atm का। अब तुम क्या किए कि इसको हीट किए, टेम्परेचर दिए कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ पानी का कुछ हिस्सा वेपर में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो चलो इसमें देखो, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। हम मानते हैं कि एक लेयर वेपर में बदल गया, तो कई गो लेयर बच गया, एक लेयर, 2 लेयर, और ये बच गया 3 लेयर। कई लेयर बच गया, 3 लेयर। ये बताओ पहले से वायुमंडलीय गैस इसमें था कि नहीं था, था। भाई देखो पहले वाला जो वायुमंडलीय गैस है उसको यहां पर दिखा रहे हैं, ये पहले वाला वायुमंडलीय गैस है सब, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये जो पानी है ये भी वेपर में बदला है, नहीं, एक लेयर इसका पानी वेपर में बदला है कि नहीं बदला है। तो वो बाहर निकल गया कि कुकर के अंदर है, कुकर के अंदर है। ये देखो जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, मान लो कि ये वाटर वेपर है, ठीक। तो ये बताओ यहां पर पानी का जो पहले 4 गो लेयर था, इस पर प्रेशर लगाने के लिए सिर्फ कौन था, वायुमंडलीय गैस था। कौन था, वायुमंडलीय गैस था। अब इस कुकर के अंदर 3 लेयर पानी बचा है, लेकिन इस 3 लेयर पानी पर प्रेशर लगाने के लिए खाली वायुमंडलीय गैस है कि जल का वाष्प भी है, जल का वाष्प भी है। चलो अब यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर एक लग रहा है 1 atm। तो 1 atm कौन लगा रहा है, वायुमंडलीय गैस। और जो पानी का लेयर वेपर में बदला वो भी अब प्रेशर लगा रहा है इस पर 0.2 atm का। कितना का, 0.2 atm का प्रेशर लगाया। नहीं तो इस 3 लेयर पर, इस 3 लेयर पर अब बताओ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ऐसा नहीं है कि कुकर आप शुरू में लिए, कुकर को शुरू में बंद किए तो शुरू में पानी पर प्रेशर जो है वो 1.2 atm है, नहीं। शुरू में पानी पर प्रेशर कितना है, 1 atm है, नहीं। शुरू में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे ही आप कुछ देर गर्म कीजिएगा, जैसे ही कुछ पानी वेपर में बदलेगा, वो वेपर कुकर से बाहर नहीं निकल रहा है, वो कुकर के अंदर ही है। तो वो वेपर भी बचे हुए पानी पे प्रेशर लगाता है, जिसके कारण बचे हुए पानी पर नेट प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे ही नेट प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं, कुकर के अंदर बचे हुए पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेरा बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो जाएगा, 120। समझ में आ रहा है। सेम कहानी, नहीं, तुम इसी कुकर को लेकर, इसी कुकर को लेकर तुम हाई एल्टीट्यूड चले जाओगे, नहीं, कहां चले गए, हाई एल्टीट्यूड चले गए, जहां पे प्रेशर कितना है, 0.8 मान लो। ये देखो वही कुकर है, यहां पर हम लोग पानी ले लिए, 4 लेयर पानी लिए। अभी इस पे प्रेशर लग रहा है कितना, 0.8 atm। अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। नहीं, अब तुम इसको हीट किए तो इसका कुछ पानी वेपर में बदल गया, यानी एक पानी वेपर में बदल गया, कुछ वायुमंडलीय गैस आ गए, ध्यान रखना है। तो वायुमंडलीय गैस प्रेशर कितना लगा रहे थे, 0.8 atm, ध्यान रखना है। अब वायुमंडलीय गैस 0.8 atm प्रेशर लगा रहे थे। अब यहां पर उतना पानी वेपर में बदलेगा जिससे वेपर का जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 0.4 atm, ताकि दोनों को जोड़कर टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 1.2 atm। तो फिर से यही पानी अब बॉयल कर ले कितना टेम्परेचर पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं। यानी कुकर का डिजाइन ही ऐसा किया गया है, नहीं, कुकर को ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि वो अपने अंदर का प्रेशर ऑटोमेटिक कितना बना लेगा, 1.2 atm बना लेगा। नहीं, चाहे वायुमंडलीय प्रेशर ज्यादा लगे, चाहे वायुमंडलीय प्रेशर कम लगे, नहीं, हो सकता है कि यहां पर कुकर को अपना प्रेशर
0.4 एटीएम करना है तो हो सकता है कि पानी का एक लेयर नहीं 2 लेयर वेपर में बदलेगा, नहीं तो 2 लेयर वेपर में बदलेगा, उसके बाद 0.4 एटीएम होगा इसका प्रेशर। मेरी बात दिमाग में जा रही है? नहीं तो यहां पे हम यही करेंगे कि एक लेयर पानी का यहां पर मान लो एक और लेयर हम हटा दिए, यानी कि 2 लेयर इसका वेपर में कन्वर्ट करेगा, तो अब इसका प्रेशर कितना होगा 0.4, नहीं तो 0.8 0.4 कितना हो गया 1.2। तो अब यहां पर जो बचा हुआ 2 लेयर पानी का है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 120। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुकर ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर का प्रेशर जो है कितना होगा 1.2 एटीएम ही होगा और बॉइलिंग पॉइंट पानी का 120 होगा। ऐसा काहे बोल रहे हैं? कुकर के सीटी का वजन, कुकर के सीटी का वजन ध्यान रखना है। आप 5 लीटर का कुकर अलग अलग कंपनी का खरीद लीजिए, नहीं सबके कुकर के सीटी का वजन समान होगा, सबके कुकर के सीटी का वजन क्या होगा समान होगा। काहे कि वो सीटी किस लिए लगाया गया है? वो सीटी जो है वो एक ढक्कन का काम करता है, दाबे हुए है, नहीं आपको वो कब तक वेपर को निकलने नहीं देगा जब तक प्रेशर 1.2 एटीएम हो जाए। 1.2 एटीएम से जैसा ही ज्यादा वेपर बनेगा सीटी उठ जाएगा, क्योंकि अगर आपका अंदर का प्रेशर अगर 1.2 एटीएम से ज्यादा हो जाए, मान लो 1.5 एटीएम हो जाए, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 150, नहीं तो खाना जल जाएगा, खाना क्या हो जाएगा जल जाएगा। तो आपको जो प्रेशर रखना है कुकर के अंदर वैसा रखना है कि खाना जल्दी बने, जले नहीं। मेरा बात बुझा रहा है? खाना बनाना है जलाना है? बनाना है, जल्दी बनाना है, नहीं जलाना नहीं है। तो देखा गया कि भाई कितने टेम्परेचर पर खाना जो है जल्दी भी बन जाए और खाना जले भी नहीं, तो सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या मिला 120। तो इसलिए कुकर के अंदर का प्रेशर हमेशा 1.2 एटीएम बना रहे, इसके लिए आपको सीटी दिया गया है। जैसे ही कुकर के अंदर भाप ज्यादा बनने लगेगा, यानी 1.2 एटीएम से प्रेशर अगर ज्यादा होने लगेगा तो कुकर का सीटी उठ जाएगा और उतना वेपर को बाहर निकाल देगा ताकि अंदर का प्रेशर हमेशा 1.2 एटीएम बना रहे। ये सब दिमाग में जा रहा है? दिक्कत है? नहीं तो ये बात समझ में आया? नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कुकर जो है उसका डिजाइनिंग ऐसा किया गया है कि उसके अंदर का प्रेशर कितना रहेगा हमेशा 1.2 एटीएम। वो उसके हिसाब से अपना वेपर बना लेगा ताकि अंदर का प्रेशर 1.2 एटीएम वो बना ले। ऐसा नहीं होता है कुकर का शुरू से प्रेशर 1.2 एटीएम नहीं होता है, वो बनाता है पहले 1 एटीएम ही प्रेशर लगता है, वो उतना भाप बना लेता है कि 1.2 एटीएम प्रेशर उसका बन जाए। ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो यहां से आपको कहानी समझ में आया होगा? नहीं देखा जाए तो यहां से एक क्वेश्चन हम लिखे थे, हाँ कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है क्यों? नहीं तो हम लोग वही लिखेंगे कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों बन जाता है, तो आपको लिखना होगा नहीं कि कुकर के अंदर का वायुमंडलीय दाब 1.2 एटीएम होता है, नहीं 1.2 एटीएम होता है, जिसके कारण कुकर के अंदर के पानी का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिसके कारण खाने को कम समय में ज्यादा ताप मिलता है, जिसके कारण खाने को कम समय में क्या मिलता है ज्यादा ताप मिलता है, नहीं और पर्याप्त मात्रा में ताप मिलता है, ज्यादा ताप मिलता है और पर्याप्त मात्रा में ताप मिलता है, जिसके कारण खाना जल्दी बन जाता है। दिखाएगा? तो ये 2 नंबर का आता है क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिएगा अपने से। चलिए तो आ जाए हम लोग पीछे अपने थोड़ा पॉइंट पर जो हम लोग पढ़ रहे थे। देखो तो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ा जाए। किसी भी द्रव्य का क्वथनांक कौन सी भी डिपेंड करता है? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अलग अलग वायुमंडलीय दाब पर एक ही द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है अलग अलग। जैसे आप एग्जांपल पानी का देख लिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। द्रव्य का क्वथनांक यानी द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती है किसके? वायुमंडलीय दाब के। अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो द्रव्य क्वथनांक भी बढ़ेगा ना। चलिए, अर्थात वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो द्रव्य क्वथनांक भी बढ़ेगा, और यदि वायुमंडलीय दाब घटेगा तो द्रव्य क्वथनांक भी घटेगा। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। चलो उसी पॉइंट को जो हम लोग अभी समझाया आपको, पानी वाला एग्जांपल जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसी को हम यहां लिख दिए हैं। पढ़ो तो, ऊंचाई पर जल का क्वथनांक
कम होता है लगभग कितना 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम से क्या होता है कम होता है। नहीं तो एनसीईआरटी में उनको लिखा हुआ है, उसी लाइन को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जबकि नॉर्मल प्लेस पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां वायुमंडल दाब कितना होता है 1 एटीएम होता है। कुकर के अंदर वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है 1.2 एटीएम होता है, इसलिए कुकर के अंदर का जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है 120 डिग्री सेल्सियस, इसलिए कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है। दिक्कत है। चलिए, तो जो पॉइंट आपको समझाया उस पॉइंट को लिख भी दिया गया है। चलिए अब यहां पर आइए, थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से क्वथनांक को समझने की कोशिश किया जाए। नहीं तो चलो हम लोग मान लो पानी का ही ग्राफ खींचते हैं। जैसे मान लो पानी का हम लोग वेपर प्रेशर मान लिया कितना है 0.2। अब चलो पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प दाब वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़े ना। देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा। ये लाइन कौन सी का है ताप टेम्परेचर, ये लाइन कौन सी का है ताप यानी टेम्परेचर का है, और ये लाइन दाब का है। चलो नॉर्मल प्लेस यानी मैदानी क्षेत्र में प्रेशर कितना रहता है 1 एटीएम। इस प्रेशर के लाइन पर 1 एटीएम कहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है कहीं, यहां पर है। तो यहां पर क्या लिखें नॉर्मल प्लेस लिखें। नॉर्मल प्लेस का मतलब मैदानी क्षेत्र। बोलो दिक्कत है। अच्छा यहां पर 0.8 दिख रहा है जी, ये कौन सा जगह है पहाड़ी क्षेत्र। देख लो हम यहां लिख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र। चलो यहां पर 1.2 लिखा हुआ है, क्या लिखें कुकर के अंदर, कुकर के अंदर। बोलो दिक्कत है नहीं। अब चलो ध्यान से देखो 1 एटीएम, यहां देखो ये 1 एटीएम, इसको हम ग्राफ को मिला रहे हैं। ध्यान से देखो ग्राफ को मिला रहे हैं। चलो ये हम लोग ग्राफ किसका खींचे हैं पानी का, किसका वाटर का। चलो ये जो टेम्परेचर हमको मिला, यहां जो टेम्परेचर लाइन ताप का है, तो यहां पर हमको ताप का एक लाइन मिला, ताप का एक पॉइंट मिला। नहीं तो यहां पर हम कितना लिखें 100 डिग्री सेल्सियस। सही है 100 डिग्री सेल्सियस पर देख लो जो दाब है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो दाब है वो कितना हो गया है 1 एटीएम के बराबर हो गया है। चलो अब इसी ग्राफ में हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो यहां पर कितना लिखें 80 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो वाष्प दाब है कितना हो गया है 0.8 एटीएम हो गया है। चलो यहां पर कितना लिखें 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस पर इसी पानी का जो वाष्प दाब है कितना हो गया 1.2 एटीएम। नहीं तो 80 डिग्री सेल्सियस ये भी पानी का ही क्वथनांक है, कहां पर पहाड़ी क्षेत्र पर। 100 डिग्री सेल्सियस ये भी पानी का ही क्वथनांक है, कहां पर मैदानी क्षेत्र नॉर्मल प्लेस पर। और 120 डिग्री सेल्सियस ये भी पानी का ही क्वथनांक है, कहां पर कुकर के अंदर। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों बॉइलिंग पॉइंट को कि नहीं कर रहा है, किसी को दिक्कत। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो तो अगर पूछा जाए तुमसे, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, यहां पर एक बर्तन ले लिए जिसमें आपका प्योर वाटर है। यहां पर एक बर्तन लिए जिसमें क्या है प्योर वाटर, ठीक है ध्यान से देखो। और यहां पर एक बर्तन लिए हैं जिससे पानी के साथ चीनी प्रेजेंट है। पानी के साथ क्या प्रेजेंट है पानी के साथ चीनी प्रेजेंट है, यानी यहां पर है वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, ठीक। अब इसको भी हम गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर पानी को भी टेम्परेचर दे रहे हैं कितना 100 डिग्री। और पानी प्लस चीनी का जो सॉल्यूशन है इसको भी ताप दे रहे हैं कितना 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो ये बताएगी, बोलो जी
इसको भी 100 दिए और इसको भी 100 दिए, नहीं बताएगी। दोनों को 100 दिए हैं, बताओ ई ज्यादा भाप बनाएगा कि ये ज्यादा भाप बनाएगा? प्योर वाटर ज्यादा भाप बनाएगा। काहे ज्यादा भाप बनाएगा? ठीक से बताओ। ये बोल रहे हैं कि इसका भाप ज्यादा बनेगा, इसका भाप कम बनेगा, यानी ये वाष्प जो है ज्यादा बनाएगा, ये वाष्प कम बनाएगा। क्यों? इसमें आकर्षण बल ज्यादा है, इसमें आकर्षण बल कम है। ऐसा इसमें शुगर नहीं है, इसमें शुगर है इसलिए। चलिए बैठिए, बताइए आप। हाँ, एक पॉइंट ये बोलना जरूरी है, यहां पर जो 100 डिग्री सेल्सियस हम ताप दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा ताप किसको मिल रहा है? पानी को। नहीं तो पूरा का पूरा ताप पानी को मिलेगा, तो पानी वाष्प में बदलेगा। यहां पर चीनी वाष्प में बदलेगा क्या? नहीं, वाष्प में कौन बदलेगा? पानी ही बदलेगा। लेकिन आप 100 डिग्री सेल्सियस ताप दे रहे हैं, तो कुछ हिस्सा पानी को मिल रहा है, कुछ हिस्सा चीनी को मिल रहा है। तो क्या पानी को वाष्प में बदलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ताप मिल पा रहा है? क्या नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पे वाष्प क्या बनेगा? कम, और यहां पे वाष्प क्या बनेगा? ज्यादा। बैठिए, समझ में आ रहा है? नहीं तो यहां पर वाष्प ज्यादा बनेगा और यहां पे वाष्प कम बनेगा। अच्छा, कोई भी चीज प्योर होता है तो उसके वाष्प दाब को P0 से दिखाते हैं, दिखाते हैं। वाष्प दाब को कैसे दिखाते हैं? P0 से। कब? जब शुद्ध अवस्था होता है तब। ये क्या है? विलियन है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के प्रेशर को नहीं दिखाते हैं? PS से। तो क्या चीज होगा? P0 ग्रेटर देन PS होगा कि नहीं होगा? होगा। P0 ग्रेटर देन PS लिख दिए। दिक्कत है? चलो अब हमको ग्राफ खींचना है शुद्ध द्रव्य का और सॉल्यूशन का। शुद्ध द्रव्य का और सॉल्यूशन का ग्राफ खींचना है। नहीं तो शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वाष्प दाब कम होता है। तो देखो ग्राफ खींचा गया है। नहीं तो ये येलो वाला है और यहां पे खींचा गया है व्हाइट वाला। तो बताओ जो येलो वाला है ये शुद्ध द्रव्य का ग्राफ है कि व्हाइट वाला शुद्ध द्रव्य ग्राफ है? बोलिए, ऐसे गिरमिजा के नहीं, व्हाइट वाला पिलो नहीं, खड़ा हो, कौन बोल सकता है? शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब कौन है? शुद्ध द्रव्य का ग्राफ कौन है? व्हाइट वाला कि येलो वाला? 0.2 जो है ये वाला यानी व्हाइट वाला। आप बोल रहे हैं कि जो व्हाइट वाला सा ग्राफ खींचे ये शुद्ध द्रव्य का है, यही ना? चलिए बैठिए, हाँ बोलिए। येलो वाला जो है वो शुद्ध द्रव्य का है। क्यों? क्योंकि उसका दाब ज्यादा है। सही बात है। बैठिए, बात समझना है ना। ये हम इतना देर कहे के लिए गीज रहे थे भाई? आपको यहां पे क्या बोला गया कि शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। नहीं तो आपको देखना है कि इस ग्राफ में दो ग्राफ खींचा गया है। नहीं तो दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ का दाब ज्यादा है? नहीं तो देखो तो इस ग्राफ व्हाइट वाले का दाब कितना है? 0.2। ये लाइन दाब का है तो व्हाइट वाले का दाब 0.2 है। अब पीला वाले का स्टार्टिंग कहां से है? 0.4 से। तो 0.2 और 0.4 में ज्यादा कौन है? ये बुझाता है गधा सब। तो बुझा रहा है कि 0.4 जब ज्यादा है, नहीं तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा ये किसका होगा? शुद्ध द्रव्य का। और इसका दाब क्या है? कम। तो ये किसका होगा? विलयन का। पहले यही नहीं पहचानने आ रहा है। ये हो गया प्योर लिक्विड, यानी प्योर वाटर अगर है तो प्योर वाटर या प्योर कोई भी लिक्विड। और ये किसका है? सॉल्यूशन का, विलयन का। क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो उसका ग्राफ हमेशा नीचे से होगा। अब प्योर द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा होता है, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर से होगा। बोलो दिक्कत है? अब हम लोग ग्राफ खींच दिए। नहीं चलो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं नॉर्मल प्लेस की। तो नॉर्मल प्लेस पे प्रेशर कितना होता है जी? 1 atm। ये लिख दिए नॉर्मल प्लेस। देख लो नॉर्मल प्लेस हम लिख दिए। अब आ जाओ नॉर्मल प्लेस पर, यहां देख लो हम ग्राफ खींच रहे हैं। पहले इस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो हम यहां से पहले यहां तक आ गए। अब यहां से कहां जाएंगे? नीचे आ जाओ। तो यहां पर हमको मिलेगा T0। ये T0 जब भी 0 लग गया समझ जाओ शुद्ध अवस्था में टेम्परेचर। ये क्या है? शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक। ये क्या है? शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक। अच्छा इसको क्यों कह रहे हैं?
हम बोल रहे कि इस T0 इस टेम्परेचर को, इसी टेम्परेचर को हम शुद्ध द्रव्य क्वथनांक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टेम्परेचर पर इस शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी 1 atm के बराबर हो गया है। हो गया कि नहीं? दिक्कत है, हम हमेशा नॉर्मल प्लेस को ही लेके चलेंगे। कौन सा प्लेस? नॉर्मल प्लेस। तो हम यहां पर इस टेम्परेचर पर कोई बोल रहा है कि इस T0 को, सर इस प्योर लिक्विड का क्वथनांक का बोल रहे हैं T0। इसका मान कुछ भी हो सकता है, नहीं ये प्योर लिक्विड कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है। इस T0 को आप प्योर लिक्विड का क्वथनांक क्यों कह रहे हैं? तब बोलिए कि सर इस T0 पर इस लिक्विड का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो गया है, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। चलो, अब कोई पूछता है कि जो सॉल्यूशन है इसका सर, सॉल्यूशन जो ग्राफ है इसका सर बताइए इसका क्वथनांक कितना होगा? तो ये बताओ, इसी लाइन को 1 atm वाली लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, यहां पर आएगा, इस लाइन से कहां जाएंगे? नीचे आएंगे, यहां पे आएगा, इसको लिख रहे हैं TB। नहीं तो TB का मतलब होगा विलयन का क्वथनांक, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, विलयन का क्वथनांक। बोलो, ऐसा बोलो, दिक्कत है? नहीं तो ये TB क्या है? विलयन का क्वथनांक। तो ये बोलता है कि विलयन का क्वथनांक इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी ताप पर इस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है, इसलिए यह जो होगा ये विलयन का क्वथनांक होगा और यह जो है वो शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक होगा। नहीं तो ये ग्राफ देख के क्या लगता है? देखो तो, यहां से लेकर यहां तक ये किसका क्वथनांक है? शुद्ध द्रव्य का। और यहां से लेकर यहां तक किसका क्वथनांक है? विलयन का क्वथनांक। तो ग्राफ देख के क्या लग रहा है? T0 और TB में किसका मान ज्यादा है? TB का मान ज्यादा है, यानी विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है और शुद्ध द्रव्य क्वथनांक कम होता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो जब वाष्प दाब की बात आएगी तो वाष्प दाब शुद्ध द्रव्य का ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। लेकिन जब क्वथनांक की बात आएगी, नहीं तो क्वथनांक में देख लो, शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक कम हो जाएगा और विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि विलयन का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे मान लो कि तुम शुद्ध पानी लिए नॉर्मल प्लेस पर, हम हमेशा नॉर्मल प्लेस की ही बात करेंगे, तो मान लो कि शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री। शुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री। अब उस पानी में क्या किए? 100 डिग्री शुद्ध पानी का, ठीक, उसको अलग कर दिए। आएगा उतना ही पानी एक बर्तन ले लिया, उसमें चीनी डाल दिए। क्या डाल दिए? चीनी। अब उसको जब गर्म करेंगे तो उसका क्वथनांक 100 होगा कि 100 से ज्यादा होगा? 100 से ज्यादा होगा। नहीं, उसका जब क्वथनांक चेक किया गया तो आ गया मान लो 101 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया? 101। तो पहले पानी का क्वथनांक था 100, चीनी डालने के बाद हो गया 101, तो कितना से बढ़ गया? 1 डिग्री से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये जो 1 डिग्री से बढ़ा उसी को तो कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। तो कोई कहता है क्वथनांक का उन्नयन क्या है, तो कैसे बोलेंगे? किसी भी शुद्ध द्रव्य में, ध्यान समझो, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील ठोस डालते हैं, चीनी क्या है? अवाष्पशील ठोस है। ऐसा ठोस है, चीनी एक ऐसा ठोस है जो वाष्प में नहीं बदलता है। नहीं, फिर से बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो हम लोग बोल रहे हैं किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील ठोस डालते हैं, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील ठोस डालते हैं तो शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक पहले के सापेक्ष में बढ़ जाता है। शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक पहले के सापेक्ष में बढ़ जाता है। क्वथनांक जितना से बढ़ता है उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। दिक्कत है? जैसे पानी का क्वथनांक पहले 100 अब हो गया 101, तो कितना से बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस से। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस को कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। दिक्कत है? यानी क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकल सकता है? TB माइनस T0। नहीं, हम लोग विलयन के क्वथनांक में से अगर शुद्ध द्रव्य क्वथनांक घटा लें, यानी 101 माइनस 100, तो 1 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? तो यही TB माइनस T0 क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो गधा साहब, दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो यहां से हम लोग को ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, ठीक है?
तो देखो, तो जो पॉइंट हम बोले वो पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं, पढ़ते हैं। शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक पहले के सापेक्ष में बढ़ जाता है। क्वथनांक जितना से बढ़ता है उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक के उन्नयन को क्या दिखाते हैं, डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी जैसा आता है, डेल्टा टीबी का मतलब क्या होगा, टीबी माइनस टी जीरो, जहां पर टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक। बताइए, ठेलना पड़ता है, टीबी क्या है तो हम बोलेंगे मिलेगा तो उसी में जब हाल है नहीं होता है। पहले स्कूल में प्रार्थना होता था, नहीं होता है कौन चीज, जन गण मन, तो बहुत सारी जन गण शुरू नहीं करेगा, जन मन गण जय हो, नहीं होता है, वही हाल है गधा सब। तो टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक। टी जीरो कौन चीज है, शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक। बस में आ रहा है ना। तो विलयन के क्वथनांक में शुद्ध क्वथनांक घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा टीबी। तो क्वथनांक के उन्नयन का परिभाषा जब भी एग्जाम में आए, जो कि कितनी बार आ चुका है, यही परिभाषा लिखेंगे। ऐसे बुक में एक और परिभाषा लिखा हुआ है, नहीं ये वाला नहीं, क्या कर रहे हैं, विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध द्रव्य क्वथनांक को अगर घटा ले तो क्वथनांक का उन्नयन निकल जाएगा। तो उसी बात को यहां लिखा हुआ है, देख लो। विलयन के क्वथनांक में से जब शुद्ध द्रव्य क्वथनांक घटाते हैं तो जो मान आता है उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। बोलो, इतना बात में दिक्कत है किसी को भी? ठीक है, तो चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इतना पॉइंट आप याद करके आएंगे।